जय हिंद आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य जो साहित्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, साहित्य की कविता की विवेचना करने के लिए, उसको समझने के लिए काव्य सौंदर्य एक बहुत ही अच्छा साधन है। काव्य सौंदर्य की विवेचना बहुत विशद रूपों में की जा सकती है और की भी जाती है। बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत सारे तत्व आते हैं। मुख्य रूप से साहित्य शास्त्र के अंतर्गत 4 सौंदर्य तत्व माने गए हैं: भाव, विचार, नाद और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। और ये चारों की व्याख्या अपने अपने तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने की है। पर यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य के जिन रूपों को, जिन तत्वों को जानेंगे, वो सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो परीक्षा में हमें काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आते हैं कविताओं पर आधारित, वो कैसे हम जानेंगे, उन्हें कैसे उनका सरलीकरण किया जाए, कैसे उन्हें समझा जाए कि परीक्षा में पूरे अंक दिलाने में और किसी कविता को पढ़ने और समझने में भी हमारे लिए उपयोगी होता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम काव्य सौंदर्य को अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। ऐसे तो 4 सौंदर्य तत्व ऊपर हमने आपको बताया: भाव, विचार, नाद और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। इन्हीं को कहा जाए, इन्हीं चारों को सिर्फ 2 भागों में डिवाइड करके, 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 2 रूपों में हमने इन्हें बांट दिया: भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, जिन्हें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसके नीचे आप देख रहे होंगे लिखा गया है: आंतरिक सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, गुण अवगुण, विचार इत्यादि, रूप रंग पहनावा इत्यादि। तो हम इन सबको एक साथ लेके चलेंगे कि दोनों तरफ के जो अलग अलग टेबल बने हैं। भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, इसकी हम तुलना कर सकते हैं व्यक्तित्व से। जो हमारा व्यक्तित्व होता है या कोई भी वस्तु जो होती है, मनुष्य से ही हम ले लेते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के भी 2 पहलू होते हैं: आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य में हमारा रूप रंग पहनावा इत्यादि होता है। जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो सबसे पहले उसके रूप रंग, उसके पहनावे पे हमारी नजर जाती है। ये उसका बाह्य सौंदर्य है। उसने, वो दिखने में कैसा है, रूप रंग कैसा है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, जूते कैसे पहने हैं, घड़ी कैसी लगाई है, हेयर स्टाइल कैसा है, ये सारी चीजें उसकी शिल्प पक्ष है जो हमें दिखती हैं। दूसरी तरफ भाव पक्ष यानी आंतरिक सौंदर्य, जब उस व्यक्तित्व को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे जानते हैं, उससे बातें करते हैं, तो उसके गुण अवगुण, विचार इत्यादि हमें समझ में आते हैं। उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसकी विचारधारा कैसी है, ये सारी चीजें उसकी फिर भाव पक्ष हो जाती हैं। तो कविता के आधार पर अगर हम माने, काव्य के आधार पर, तो काव्य का एक शिल्प पक्ष होता है जो कविता के लेखन में सहायक होता है। इसकी भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार इत्यादि सारी चीजें जो आती हैं वो शिल्प पक्ष, शिल्प सौंदर्य में आती है। और कविता का भाव क्या है, उसका थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कवि क्या कहना चाहता है, वो कई बातें हम कहाँ तक समझ पाते हैं, ये सब कुछ उसका भाव पक्ष होता है। तो इसे हम अब देखेंगे कि इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ पे जब भाव पक्ष, पहले हम भाव पक्ष पे आ जाते हैं कि जब भाव पक्ष में किसी कविता का लिखना है, कविता हमारी पढ़ी हुई है तो हमने उसे पढ़ा है, तो हमें भाव पक्ष को समझने में, लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे परीक्षा में तो भाव पक्ष और
जो शिल्प पक्ष आता है आपकी पढ़ी हुई कविताओं के आधार पर ही आता है। लेकिन अगर आपको किसी अपठित कविता के बारे में भी ये चीजें पूछी जाए तो थोड़ी सी कोशिश, थोड़े प्रयास, थोड़ी समझ से आप इसे बिना कक्षा में पढ़े हुए भी कुछ हद तक समझ सकते हैं। कोई ऐसी कविता हमें जो मिलती है जिसका भाव पक्ष हमसे पूछा गया है तो उसे बार बार पढ़कर हम उसमें निहित भावों को, क्या भाव इस कविता का है, हर्ष, विषाद, क्रोध, लोभ, किन भावनाओं का वर्णन हुआ है, क्या चीजें हाईलाइट हो रही हैं, दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, इसका वर्ण विषय क्या है, कविता में किस चीज का वर्णन किया गया है, क्या बताने का प्रयास कवि कर रहा है, और उस तक पहुंचने में हम कितने सार्थक हैं, कविता की सार्थकता क्या है। हम सार्थक तभी होंगे जब हम कविता की सार्थकता समझ लेंगे कि कविता की सार्थकता क्या है, कवि ने जो कुछ लिखा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कविता हमें क्या सिखाने में, क्या बताने में समर्थ है, हमारे मन तक पहुंचने में कितनी सार्थक है, कविता में क्या संदेश है, कविता का उद्देश्य क्या है, और पाठ्यक्रम में अगर हमें दिया गया है तो उसकी उपयोगिता क्या है। ये सारे भाव सौंदर्य लेखन का एक विषय होता है कि ये सब भाव जब हम समझ लेते हैं तो भाव सौंदर्य लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। कविता को हम पढ़ते हैं, कवि के लिखे भावों को समभाव बनाकर अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हम उसे महसूस करें, समझें, तो हमारे मन में जो विचार आते हैं कि कवि शायद ये कहना चाहता है, वो कहना चाहता है, उसे जब हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, यानी कवि ने जो कुछ लिखा है हम उसे समझ रहे हैं, लेकिन समझना ही काफी नहीं होता, समझकर उसे अपने शब्दों में हम जब दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मान लेते हैं कि कविता का भाव सौंदर्य हमने प्रस्तुत कर लिया, हमें समझ में आ गया है। तो ये कविता का भाव पक्ष हो गया जो हमें किसी कविता के बारे में लिखनी होती है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बार बार उसे पढ़ने का, समझने का प्रयास करना और उसमें निहित चीजों को महसूस करना। अब जैसे इसमें मैंने एक ही उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर हम भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों का की विवेचना करेंगे तो समझ में हमें अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ ये भाव पक्ष दिया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। ये फिराक की रुबाइयों में से एक रुबाई है। यहाँ पे एक, अब इसे हम एक बार दो बार इस रुबाई को पढ़ें तो हमें ये स्थिति, परिस्थिति, ये वर्णन समझ में आता है कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, उसे हाथों में लेके झुलाती है, रह रह के हवा में उछालती है और बच्चा खिलखिला के हंस पड़ता है। तो इसका जब हमें अर्थ समझ में आ गया कि इस रुबाई का अर्थ ये है, पूरी तरह न भी समझ में आए तो एक हद तक हम पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद इसका भाव लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि रुबाई में एक माँ और बच्चे के साथ बिताने के दृश्य को, उनके प्रेम को स्पष्ट किया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को हाथों में लेके झुलाती है, खिलाती है और जब उसे उछालती है तो बच्चा खिलखिला के हंस पड़ता है। वो रोता नहीं है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ उसका कोई नुकसान नहीं होने देगी, उसे एंजॉय करता है, खिलखिलाता है। तो इसका भाव पक्ष हो गया कि इसमें माँ और बच्चे के आपसी संबंधों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, उनका कैसे एक दूसरे के साथ समय बिताना है, खेलना, खिलखिलाना, मुस्कुराना और खुशियां हैं, वो सारी चीजें इस भाव पक्ष में आ जाएंगी। इसी उदाहरण को हम शिल्प पक्ष में भी समझेंगे। उसके पहले लेकिन हम देखते हैं शिल्प पक्ष लिखने के समय हमें किस चीज का ध्यान देना है। शिल्पगत सौंदर्य,
इस पे बहुत लंबी लिस्ट बनाकर उसे विस्तृत रूप से दिखाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो बिंदु ही रखे हैं सिर्फ, जिनके आधार पर आप किसी भी कविता का शिल्प सौंदर्य आसानी से लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे बिंदु आते हैं जिससे कविता के शिल्प को समझा जा सकता है। भाषा, जैसे भाषा, हम एक एक करके इन पे प्रकाश डालेंगे, जैसे भाषा के आधार पर कि कविता की भाषा क्या है, भाषा या उपभाषा। अभी चूंकि हम हिंदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की तो सारी कविताएं होंगी, हमें उसमें से फिर देखना होगा उपभाषा क्या है, अवधी है, ब्रज है, हरियाणवी है, पंजाबी मिश्रित है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, ग्रामीण भाषा है, कबीर की पंचमेल खिचड़ी है, कौन सी भाषा है। तो कविता को पढ़ के उर्दू मिश्रित है, फारसी मिश्रित है, फिराक की है या दुष्यंत कुमार की है। तो ये भाषा हमें कविता को पढ़ के हमें अंदाजा लगाना है। पढ़ी हुई कविता है तो हमें पता रहता है क्योंकि पहले बताया गया होता है, और अगर नई कविता है, अपठित कविता है, तो हमें अपने पढ़े गए अनुभवों के आधार पर इस भाषा का अंदाजा खुद लगाना होता है। दूसरा, शैली। कविता लेखन की शैली क्या है, इसके बारे में हम, कि कविता लेखन की शैली क्या है, किस वे में, किस टाइप में कविता लिखी गई है। वर्णिक है, मात्रिक है, दोहा, चौपाई, सवैया कवित्त है, या नई कविता के आधार पे मुक्त छंद शैली है, या बच्चन जी की गीत शैली है, या बिल्कुल कोई अतुकांत कविता है, तुकांत कविता है। इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि ये कैसी होती हैं शैलियां, इनकी पहचान क्या होती है। कविता वाला जो मेरा वीडियो है उसमें इन सब पे चर्चा की गई है कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। दोहा चौपाई वगैरह के तो नियम होते हैं, बहुत सारी मात्राएं होती हैं। इसके अतिरिक्त नई कविता में मुक्त छंद, तुकांत, अतुकांत, क्षणिका, इनके बारे में चीजें बताई गई। तो हम दूसरे पे देखेंगे कि कविता की शैली क्या है, किस तरह की कविता है। रस, कि कौन से रस का प्रयोग है, जो 11 रस आप पढ़ते हैं उन 11 रसों में से किस रस का वर्णन है। छंद, वही, अब छंद अगर निश्चित छंद कोई है, शैली में तो हम लिखेंगे कि किस शैली की कविता है। अब छंद अगर वर्णिक या मात्रिक छंदों में से कुछ हुआ, दोहा, चौपाई, सवैया कवित्त जैसे छंद हुए जो प्रॉपर छंद होते हैं, तो हम उनके बारे में लिखेंगे। जरूरी नहीं कि सब में हो तो छोड़ देंगे। अलंकार, लगभग हर कविताओं में कोई ना कोई अलंकार होता ही है। अनुप्रास लगभग सभी कविताओं में आपको मिल जाता है, इसके अतिरिक्त भी अलंकार मिलते हैं। बिंब क्या है उस कविता का, शब्द कैसे हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे है। अब आप कहेंगे कि कविता हिंदी की तो शब्द भी हिंदी के होंगे, नहीं, मिले जुले शब्द भी होते हैं। प्रतीक क्या है, किसी चीज का प्रतीक, प्रतीकात्मकता दी गई है क्या, एग्जाम्पल दिया गया है, किसी चीज की किसी से तुलना की गई है। अलंकारों के अतिरिक्त भी मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग भी होता है। शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में से कोई शब्द शक्ति है क्या, इसे भी हम जान सकते हैं। इसके माध्यम से भी एक बिंदु ये भी हो सकता है। गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज, 3 गुण कविता के माने गए हैं, इनमें से कोई गुण है क्या। तो इनके आधार पर हम शिल्प सौंदर्य को लिखते हैं। जैसे ऊपर दी गई पंक्तियों में ही हम अगर देखें, जैसे भाव सौंदर्य हमने उसका समझ लिया, इस रुबाई में माँ और बच्चे के साथ बिताने को, समय को, उनकी क्रीड़ा को, उनके प्रेम को दर्शाया गया है। अब जैसे भाषा पे हम अगर आ जाए तो इसकी भाषा कैसी है, सरल हिंदी, सरल सहज हिंदी भाषा। शैली रुबाई है। रस वात्सल्य रस है, माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन है। चूंकि छंद, इसमें छंद कुछ नहीं है, शैली रुबाई हम मानेंगे क्योंकि रुबाई छंद में नहीं आता है, तो छंद इसमें कुछ नहीं है। अलंकार,
अलंकार इसमें है चांद के टुकड़े, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा गया है तो रूपक अलंकार है इसमें। बिंब, बच्चे के का खिलखिला के हंसना, ध्वनि या श्रव्य बिंब का प्रयोग है। शब्द कैसे हैं, ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, लुका देना, झुलाना, ये बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। आंगन, आंगन तो चलिए हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भी प्रयोग होता है। झुलाना और लुकाना ये बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। प्रतीक, तो इसमें प्रतीकात्मकता कोई बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि सारे बिंदु मिले, इनमें से कुछ नहीं भी मिल सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, चांद का टुकड़ा एक मुहावरा है, चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा, तो ये मुहावरा भी हो गया और रूपक अलंकार भी हुआ है यहाँ पे। शब्द शक्ति, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है कि सीधी सीधी जो बात कही गई है समझी गई है। हाँ, इसमें चांद के टुकड़े वाली जो पंक्ति है यहाँ लक्ष्य भी, लक्ष्यार्थ भी है कि चांद का टुकड़ा कहा गया, लेकिन वो चांद का टुकड़ा चांद का हिस्सा ना होके माँ के लिए वो बच्चा है, तो भी है। ये चीजें नहीं भी, जैसे आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ सकते हैं, जरूर नहीं कि हम सारे बिंदु लिखें, और सारे मिलेंगे भी नहीं हर एक कविता में, लेकिन इनमें से 2-4 बिंदु, 5-6 बिंदु तो मिल ही जाते हैं, तो उनके आधार पे हम लिखते हैं। गुण, गुण कविता में पाया जाता है प्रसाद, ओज और माधुर्य, 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, तो इसमें माधुर्य गुण है। तो ये सारे बिंदु हमें याद रखने हैं, ये जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ये भाषा से लेके गुण तक हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे बिंदुओं के आधार पर हम शिल्प सौंदर्य की विवेचना कर सकते हैं। तो ये सारे बिंदु हमें याद रहेंगे, तो जब भी किसी कविता का शिल्प सौंदर्य हमसे पूछा जाएगा, हम इनके आधार पर ढूंढेंगे, इसमें से 2-4 भी, 4-5 बिंदु तो हमें मिल ही जाएंगे, तो हमारा शिल्प सौंदर्य उसमें पूरा हो जाता है और हम बड़े आसानी और आत्मविश्वास के साथ उस कविता के भाव और शिल्प सौंदर्य को लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है, किसी भी कविता का पठित या अपठित जो भी रूप हमारे सामने आता है, कहानी और निबंधों में भी कभी कभी हमें ये चीजें मिलती हैं, उसका भाव मिलता है, उसका शिल्प सौंदर्य भी पूछा जा सकता है, तो उसमें भी छंद, और छंद को विशेष रूप से छंद वगैरह को छोड़ के छंद नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें कभी कभी हमें निबंध यानी जो गद्यांश होते हैं, गद्यांश में भी मिलते हैं। तो हमारे लिए जरूरी सबसे ज्यादा यही है कि शिल्प सौंदर्य बताने वाले बिंदु जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमें ध्यान रहे, तो हम एक एक करके कविताओं का शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इससे संबंधित जैसे रस है, अलंकार है, बिंब है, शब्द शक्तियां हैं, इन सबके भी अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो इससे संबंधित जो शंकाएं होंगी आप उनका समाधान भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब आपको काव्य सौंदर्य लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, 1-2 बार देख के समझ के, और इन बिंदुओं को याद रख लीजिए, तो आप किसी भी कविता में पूरे अंक उसके सौंदर्य पे आपको मिल जाएगा, आपके एक भी अंक कटेंगे नहीं। इसी के साथ इसे मैं यही समाप्त करती हूँ, अगले दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।